नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, मैंने 50 प्रश्नों का संकलन किया है। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। रेलवे के साथ साथ अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पुलिस का देते हैं, यूपी एसआई का देते हैं, लेखपाल की भर्ती अगर आप देख रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आपको बस इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो इनसे संबंधित जो भी चैप्टर है आप उसको भी पढ़ते जाएं। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि पेपर में प्रश्न आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। पेपर में बहुत ही आसान प्रश्न आता है, लेकिन हमने जब चीज़ों को सही से पढ़ा नहीं होता है, इस कारण हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो रॉकेट काम करता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर रॉकेट काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपसे पूछ लेगा F बराबर m/a, ये किसका नियम है? आपसे पूछ लेगा कि जड़त्व का नियम किसका है, या वो आपसे पूछेगा कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा न्यूटन का लॉ नहीं है। 3 देगा और एक कोई दूसरा देगा। इसके बाद आपको कोई एक न्यूटन का लॉ देगा और 3 कोई दूसरे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा न्यूटन का लॉ है। बस पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनेगा, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाला बल को क्या कहते हैं? जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने पर जो टायर और जो सड़क है उसके बीच में घर्षण काम करता है। उसी बल के कारण गाड़ी रुकती है, तो उस बल को कहते हैं घर्षण बल। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कैरम खेलते हैं, कैरम में जब आप पाउडर डाल देते हैं तो गोटियाँ जो होती हैं वो बहुत ही आसानी से मूव करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर सड़क है, सड़क पे आप तेल डाल देंगे तो आदमी वहाँ पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिसलने लगेगा। बरसात में जब सड़कें गीली हो जाती हैं तो आदमी फिसलने लगता है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम रोड की बात करें, अगर बहुत ही गड्ढे वाली सड़क है, खुदरी है एकदम, तो वहाँ पर घर्षण बल बहुत ज़्यादा है। और अगर आप नेशनल हाईवे पे चले जाओ या आप चले जाओ एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पर जो घर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लो, जो टायर होते हैं, जो टायर हमेशा नुकीले बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सही से गाड़ी रुक सके, क्योंकि घर्षण बल सही से काम कर सके। अगर टायर बिल्कुल चिकना होगा और रोड भी चिकनी होगी तो वहाँ पर गाड़ी रुकना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो ब्रेक लगने पर जब वाहन जो रुकता है तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है वो है घर्षण बल। दाब के पैमाने में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो वो है बैरोमीटर। और इस बैरोमीटर को लेकर कितनी बार प्रश्न बना है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में प्रश्न बन ही जाता है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। अब लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसमें एक नमी आ जाती है, नमी के कारण जंग लगती है, जिससे जो उसका भार होता है वो बढ़ जाता है। और पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, ऑप्शन होगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सामान्य रहेगा या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये प्रश्न है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। पेपर में ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कपड़े धोने की मशीन में प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा है? या कपड़े धोने की जो मशीन है उसमें जो बल कार्य करता है वो उस बल को क्या कहते हैं? तो वो है अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, अप, ठीक है। ये अप जहाँ लगा है, क्योंकि एक अभिकेंद्री होता है, एक अपकेंद्री होता है, तो इसमें अपकेंद्री बल कार्य करता है, ध्यान रखना। किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमने वाली कार पर कौन सा बल कार्य करता है? तो वो बल है अभिकेंद्री बल। और ये अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल बहुत बार पूछे गए हैं। तो फायर होने के बाद पीछे क्यों हटती है? तो यहाँ पर भी न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है, क्योंकि अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। जैसे हम बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तब हम कुछ पीछे की ओर हटते हैं, तो यहाँ पर कार्य करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। और न्यूटन के जो तीनों नियम हैं आपको पता होने चाहिए। जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। ऐसे ही पेपर में प्रश्न बनेगा आपके, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है? तो वो है रेखीय संवेग।
किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम होता है। पेपर में यही प्रश्न पूछता है और जाने कितनी बार पूछता है कि कोई व्यक्ति है तो उसका भार ध्रुव पर ज़्यादा होगा कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोल होते हैं ना, वहाँ पर किसी भी वस्तु का भार होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो जी का मान होता है वो होता है 10 और सामान्यतः जो जी का मान होता है वो होता है 9.8। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को मापने की इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दूरी की मापने की इकाई है। दूरी को हम मापते हैं प्रकाश वर्ष में। और ये कौन सी दूरी? दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो उपग्रहों के बीच की दूरी को हम मापते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? तो वो समीकरण है E बराबर mc²। ज़्यादा हाइट पर श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है? या ऐसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो हमको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। वायु दाब कम होने के कारण, क्योंकि ऊंचाई पर वायु दाब कम हो जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, या न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन का जो प्रथम लॉ है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, जो कहता है जड़त्व का नियम। मतलब वो तब तक जड़त्व अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। बूंद का गोलाकार आकार लेना, जब पानी बरसता है तब बूंदें बनती हैं, तो वो जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों बनती हैं? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। और ये पेपर में कितनी बार पूछा गया, अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप खुद समझ रहे होंगे इसको। जब जल में हम डिटर्जेंट डालते हैं, या कहें कि कपड़े धोने वाला जो पाउडर आता है, जब उसको हम डालते हैं तब पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जल में हम जब डिटर्जेंट डालते हैं तो उससे पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। दही को मंथन करने पर लगने वाला बल कौन सा है? तो वो है अपकेंद्री बल। और अभी हमने देखा था कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें जो बल लगता है वो भी कौन सा है? वो है अपकेंद्री बल। एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? तो वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। दलदली सड़क पर फिसलना कारण है, तो घर्षण की कमी हो जाती है, इसलिए हम दलदली सड़कों पे फिसल जाते हैं। तेल की बूंद पानी में फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो ज़्यादा होता है पानी से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूसेक में मापा जाता है तो जल बहाव को। और ये हम हमेशा पानी की जो लार्ज क्वांटिटी होती है, जैसे नदियों का पानी, तो उसको नापने में यूज़ करते हैं क्यूसेक का। नहरों का जो पानी है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻7। 10 की इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। टायर को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? टायर जो होते हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल में वृद्धि हो सके। जितना ज़्यादा खांचेदार होगा टायर की ग्रिप उतनी ही अच्छी होगी। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो वो है फर्मी मीटर। इसको आप याद रखेंगे। और नैनोमीटर वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करते ही, जब एक जहाज जो होता है जैसे ही वो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह अपने स्तर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी में जो पानी का आयतन है वो उसका जो लेवल है वो बहुत ही मिनिमम है समुद्र की अपेक्षा, अगर देखें तो जैसे ही वो नदी से समुद्र में जाएगा तो समुद्र में तो अपार जल है, जिससे वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वो है घनत्व। घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अब वस्तु की मात्रा अगर 5 किलो है या 8 किलो है, उसका घनत्व सेम ही रहेगा। लोहे की कील पारे में नहीं डूबती है और पानी में डूब जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जो लोहे का घनत्व है वो पानी से तो अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। जब पानी को, अब ये जो प्रश्न है बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन है पहले तो घटता है लेकिन फिर बाद में ये बढ़ता है।
किसी वस्तु का अंतरिक्ष में भार होगा, अगर हम कोई वस्तु अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसका भार अंतरिक्ष में क्या होगा, तो वो होगा शून्य, और इसको आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्सेक इकाई किसकी है, तो पार्सेक इकाई भी है दूरी की। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों ही दूरी की इकाई है और पेपर में कई बार ये पूछी गई है। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, वो निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। आवाज़ की माप का मात्रक है, तो जो हम बोलते हैं, जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, इसका मात्रक क्या है, इस आवाज़ का मात्रक क्या है, तो वो है डेसिबल। हम आवाज़ को या हम कहें साउंड को नापते हैं डेसिबल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज से हम मापते हैं तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति हम मापते हैं हर्ट्ज में। गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जाती है, तो वो है सोनार। समुद्र की गहराई मापने के लिए या हम पनडुब्बी में, इन सभी में जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण है वो सोनार ही है। और जो सोनार है वो पराश्रव्य तरंगों पर काम करता है। चमगादड़ों में क्या पाया जाता है, तो चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। दोस्तों, जो चमगादड़ होते हैं वो अपने मुख से ये पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालते रहते हैं। जब ये उड़ते हैं तो ये ध्वनि छोड़ते रहते हैं। अगर ये लौट कर वापस नहीं आती है तो ये कंटिन्यू उड़ते रहते हैं, लेकिन अगर ये लौट कर वापस आ जाती है तो ये समझ जाते हैं कि आगे कुछ रुकावट है, तो ये तुरंत अपने आप को मूव कर लेते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, और इसको आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहो लगा सकते हो। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो इस्पात में सर्वाधिक होता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, ध्वनि जो है वो किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, तो वो है निर्वात में। जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है तो वो है चमगादड़। मैंने अभी आपको बताया, चमगादड़ वो आँखों का यूज़ नहीं करता है, वो पराश्रव्य ध्वनि निकालता रहता है और उसी के सहारे पे वो उड़ता है। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता को एक सामान्य मानव कान पहचान सकता है। तो 10 डेसिबल से अगर ऊपर है तब तो मानव का कान उसे सुन लेगा, लेकिन अगर 10 डेसिबल से नीचे है तो मानव कान उसे नहीं सुन पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ध्वनि तरंग तेज चलती है, तो जो ध्वनि तरंग है वो तेज चलती है ठोस में, और उसके बाद द्रव में, और उससे भी कम गैस में। तो जैसा अभी आपने देखा था कि सर्वाधिक किस में चलती है, तो इस्पात में। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लो। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सुनने की सीमा कितनी है, तो 70 से 80 डेसिबल। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण की सीमा है, इससे ऊपर अगर ध्वनि होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण कही जाएगी। तो 40 से 50 डेसिबल की अगर ध्वनि है तब तो ठीक है, इसके ऊपर अगर ध्वनि है तो वो फिर ध्वनि प्रदूषण काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं ध्वनि तरंग। तो इसमें फैक्ट क्या है, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। जो ध्वनि तरंग होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं, और ध्वनि तरंग को ही कहते हैं यांत्रिक तरंगें। चंद्रमा के धरातल पर दो लोग आपस में बात सुन सकते हैं नहीं, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो वो जो माध्यम है वो है विकिरण। विकिरण माध्यम में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती, क्योंकि जो बुरादा होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बर्फ़ को बोरा, जो गेहूं भरने के लिए बोरा आता है, उससे भी ढक देते हैं, क्योंकि वो भी ऊष्मा का कुचालक होता है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, अल्कोहल और जल, इनमें से किसका वाष्पन अधिक तेजी से होगा, तो वो है अल्कोहल। तो अगर हम बात करें चारों लिक्विड पदार्थ को अगर हम किसी बर्तन में डाल के रख देते हैं छत पर, तो सबसे तेज़ी से कौन चीज़ बर्तन से गायब हो जाएगी। जैसे पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ देते हो तो धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो पेट्रोल से भी तेज़ी से होगा अल्कोहल का, क्योंकि लोग बहुत सारे हो सकते हैं पेट्रोल को लगाए, क्योंकि पेट्रोल का वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन पेट्रोल से भी तेज़ी से होगा अल्कोहल का। जल का वाष्पीकरण नहीं होगा अगर आर्द्रता 100% है। अगर वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, तो वो अगर 100% है तो जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। तभी आपने देखा होगा
कि अगर हम मुंबई या गोवा जैसे तटीय इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर जो जल का वाष्पीकरण होता है इसी से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है। क्योंकि गर्मी तो होती है पर जो वायुमंडल है उसमें नमी भी उतनी ही होती है, जिससे क्या होता है कि बहुत चिपचिपी वाली गर्मी लगने लगती है। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? और वो है पारद। पारे का जो गलनांक है वो सबसे कम है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों का ताप कब समान होगा? तो वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बिंदु पर दोनों का जो ताप है वो सेम होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।